Hello everyone, welcome to this session. If you are aspiring to become a part of AMU University, then you are at the right platform. AMU is actually one of the most renowned universities in India, presenting global alumni who have pioneered in all fields. और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं और मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप AMU क्लास 11th की प्रेपरेशन कर सकते हैं और एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं. I, Lubna Hafiz, and I, Rafat Khan. We teach biology, and today I'm going to give you an introductory session about biology, life sciences as a subject in AMU entrance. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइफ साइंसेस एक्चुअली होता क्या है एंड व्हाई इज इट एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. वेल, लाइफ साइंसेस में हम बात करते हैं अबाउट लाइफ इन जनरल एंड द लिविंग सिस्टम्स. इसमें हम आपको एक रिलेटेडनेस देते हैं अबाउट योर ओन बॉडी, अबाउट द फिनोमिना जो इधर उधर आपके आसपास डेली लाइफ में हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स एन एक्सक्लूसिवली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. ऑल्सो इट इज वाइटल फॉर स्टूडेंट्स हु आर एमिंग to join medical or other science related careers. अगर आप AMU से 11th-12th करते हो with your science background, then it actually forms a strong basis अगर आपको आगे चल के medical field या उससे related fields में आप एस्पायर करते हो ज्वाइन करने का. ऑल्सो लाइफ साइंसेस का कंसिडरेबल वेटेज होता है AMU के एग्जाम्स में. साइंस की अगर होली बात किया जाए तो 50 मार्क्स का साइंस पूरा आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इंक्लूडेड होता है. बायोलॉजी विच फॉर्म्स अबाउट 1/3 पार्ट, 15 to 16 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आपको मिल जाते हैं. सो अगेन इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दी ओवरऑल सक्सेस रेट अगर आपको AMU क्लियर करना है. ओके, अब AMU एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा होता है और क्वेश्चंस कैसे होते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस होते हैं. जैसे कि NCERT की किसी लाइन में अगर लिखा है कि बैक्टीरिया का साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, तो ये तो एक फैक्ट की बात हो गई ना. तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम NCERT की फैक्ट लाइंस पे. तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे लाइफ प्रोसेस का एक चैप्टर है और उसमें कोई प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो उस प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि प्रोसेस एक कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये क्वेश्चंस जो आते हैं उसका क्राइटेरिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बायोलॉजी अगर किसी को डायग्राम बनाना नहीं आता या उसको समझना नहीं आता, इंटरप्रेट नहीं करना आता, तो फिर तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगी बायोलॉजी. तो उस टफनेस को रिड्यूस करने के लिए डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी लेबलिंग समझ लेते हैं, तो उससे होने वाले प्रोसेस या जो भी चीजें फंक्शन हो रही हैं वो अच्छे से समझ में आ जाती है. तो किसी भी चीज के डायग्राम हो, क्योंकि बायोलॉजी हम डील करते हैं तो बिना डायग्राम के बायोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो ह्यूमन के फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं या एनाटॉमी पढ़ रहे हैं या प्लांट की पढ़ रहे हैं, तो डायग्राम्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं. नेक्स्ट, डायरेक्ट NCERT लाइंस क्वेश्चन, NCERT की लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ फोटोसिंथेसिस का, कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहली चीज क्या होती है. तो NCERT की लाइन में लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो NCERT की लाइन से ही क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं. तो ये एक चीज है कि क्वेश्चन को देख के हम बता सकते हैं कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है और NCERT के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो अभी तक के क्वेश्चंस देखे गए हैं AMU में, उनका पैटर्न, तो यही 3 पैटर्न नोटिस किया गया कि भाई डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्ट लाइन्स भी आ रही हैं. तो ये हो गई अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न इन AMU. नेक्स्ट, लुब्ना मैम विल ब्रीफ यू. तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, विच इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आज के सेशन में. तो बायो का जो सिलेबस है वो इंक्लूड करेगा क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th में जो आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट या बायोलॉजी चैप्टर्स पढ़े हैं इन योर साइंस NCERT. इसमें इंक्लूड होता है सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि एक्चुअली ये सारे के सारे प्रोसेसेस को इनकलकेट करके बनाया गया है. प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, प्लांट्स की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स की अगर बात करें तो डाइजेशन, ये सारे ही प्रोसेसेस यहाँ पर इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं कॉन्सेप्चुअली.
नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है एक्सेट्रा। सो वी आर गोइंग टू डील विद दैट। नेक्स्ट इज आर एनवायरमेंट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअली हम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है, विच अगेन वी आर गोइंग टू टेक अप। दीज टू चैप्टर्स आर रिलेटिवली सिंपल। ऑन द अदर हैंड, टिश्यूज, वाई डू वी फॉल इल, ये क्लास 9th के सिलेबस के चैप्टर्स हैं। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टिश्यूज में हम बात करते हैं अबाउट प्लांट एज वेल एज एनिमल टिश्यू, अ नॉच हायर देन सेल। एक्चुअली सेल भी हम इंक्लूड करते हैं इन द स्टडी, एंड देन सेल के बाद ही आता है टिश्यूज, विच इज काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस चैप्टर टू सेल। तो सेल्स कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे। एंड फर्दर ऑन कैसे टिश्यूज में तब्दील होते हैं, कैसे बदलते हैं, और कैसे टिश्यूज अपना फंक्शन एक ऑर्गन सिस्टम के लिए परफॉर्म करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। व्हाई डू वी फॉल इल, अगेन रिलेटेड टू आवर बॉडी। इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। फर्दर कुछ और चैप्टर्स हैं, रफत मैम विल टेक ओवर। ओके, सो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट और एनिमल की बॉडी एक प्रॉपर रिदम में कैसे चल रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको कंट्रोल में, अगर कोई एक प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहा है, सपोज डाइजेशन का, तो ऑल द टाइम डाइजेशन नहीं चलता है, या ग्रोथ है, ऑल द टाइम ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट में कंटिन्यूअस होती है। तो प्लांट में कैसे कंटिन्यूअस ग्रोथ है, या ह्यूमन में कंट्रोल वे में कैसे चल रहा है, या हमें कैसे पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में डील करेंगे, विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वी हैव डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप अगर अपने आसपास देखें तो बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट की टाइप्स हैं, एनिमल की टाइप्स है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो कितनी डाइवर्स हमारी बायोडाइवर्सिटी है, कितने वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, और उनके ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, उनके क्या फीचर्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट वी हैव हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में थोड़ा हम पढ़ते हैं अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम पढ़ते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स या फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। जैसे अगर किसी के पेरेंट टॉल है तो उसका बच्चा भी टॉल है, तो ये टॉलनेस कैरेक्टर या फीचर कैसे आया है, क्या फैक्टर है जो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और जो चेंजेस होते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फोटोकॉपी तो होता नहीं है चाइल्ड, तो वो जो चेंजेस आए हैं उनको वेरिएशन कहते हैं। तो ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक सेल के बने हैं, उनके पास तो ऑर्गन भी नहीं है। ह्यूमंस के पास ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन में, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि एक रिप्रोड्यूस भी एक वन ऑफ द वाइटल प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, बट इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, उसके लिए इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या टेक्निक्स, नॉट टेक्निक्स, मेथड हैं जो लोअर ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं, या हायर प्लांट फॉलो करते हैं, या एनिमल फॉलो करते हैं, उनके क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सो दीज आर द नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं इस चैप्टर में, कि इन 90s इंडिया की वर्ल्ड रेट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस कितनी थी, और आज के टाइम पे कितनी है। देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है उस यील्ड रेट पे। तो ये क्या क्या मेथड्स यूज किए गए हैं, जैसे कि बहुत कॉमन आपने सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे हमने क्वालिटीज इंप्रूव की, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो ये टोटल, ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे आपके 11th एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने 9th में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने 9th में उनको कट कर रखा है, बट एएमयू में वो आते हैं, एएमयू के एंट्रेंस में वो पूछे जाते हैं, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं। तो वो चैप्टर्स अलॉन्ग विद 10 के चैप्टर्स ये मेक करते हैं फॉर द that is your course for the 11th entrance. I hope syllabus is clear, and I hope chapters will be also clear if you are going to be with us in our journey. Okay, next हम लोग आते हैं as to what strategy हम present करने वाले हैं for you to prepare for these exams.
सबसे पहले हम जिस चीज पर फोकस करते हैं और बार बार आपको बता भी रहे हैं कि एनसीईआरटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन उठाकर सीधे सीधे रख दिए जाते हैं. सो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग कराएंगे और एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे कि हर लाइन में हर कीवर्ड, हर डेफिनेशन क्या मीन कर रही है, हर वर्ड क्या मीन कर रहा है. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर एएमयू पेपर्स, उनका पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे रिलेटेड होते हैं, वो भी हम एएमयू के पेपर्स डिस्कस करते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा. नेक्स्ट, डायग्राम्स. ऑफ कोर्स डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लाइक मैम ऑल्सो सेड कि बायोलॉजी विदाउट डायग्राम्स इज नथिंग. तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना, उनकी लेबलिंग की प्रैक्टिस करना, एज वेल एज एक डायग्राम से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं इन दीज सेशंस. And last but not the least, revising definitions, functions and examples. Again, a very very important part. काफी बार ऐसा होता है कि definitions हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, तो इनके लिए भी हम strategy बनाने वाले हैं. हर चीज एक जगह पे हो, टेबल्स बना सकें, माइंड मैप्स बना सकें, ताकि जितना भी हम समराइज कर सकें चैप्टर्स को इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस, फंक्शंस, एग्जांपल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उतना हम करके आपको देंगे. मतलब समझ लीजिए हम सारा का सारा काम आपको करके देंगे, आपको बस अपनी तरफ से एफर्ट डालना है कि आप इस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करते रहें. एंड वी आर गोइंग टू ऑल्सो एनकरेज यू कि आप इसी स्ट्रैटेजी पर चलते रहें और आपकी प्लान एंड प्रेपरेशन अच्छे से होती रहे. ओवर टू यू मैम. नेक्स्ट, व्हाट वी विल हेल्प विद, हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे आपके इस जर्नी में फ्रॉम 10th टू गोइंग 11th इन द एएमयू. सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद एग्जाम्पल. जो भी प्रोसेस है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत सारा प्रोसेस के बारे में बताया गया है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस. प्लांट का और एनिमल दोनों को उसमें किया गया है. अब बच्चे को पता है, जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं, बच्चे को इतना पता है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम से होता है, अलग अलग चीजों का, वाटर का अलग एंड फूड का अलग, बट होता कैसे है वो उसको नहीं पता है. तो उसकी क्लैरिटी पूरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि इस वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है. एक बार क्लैरिटी आ जाती है कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, तो फिर वो याद रहता है काफी लंबे समय तक. ठीक. अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में अगर हम देखें तो एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन, कौन कौन से सब टाइप्स हैं और उसमें कौन कौन से कैटेगरी ऑफ एनिमल्स आते हैं, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं. इनफैक्ट इन प्लांट्स ऑल्सो. तो जहां पे जिस पोर्शन में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और जिस पोर्शन में प्रोसेस हैं और क्लैरिटी की जरूरत है वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट, डायग्राम प्रैक्टिस सेशन होंगे. कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि डायग्राम्स बहुत अच्छे बना लेते हैं, और कुछ बच्चे इंटरेस्ट बायो में है लेकिन उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, डायग्राम बहुत बेकार बनते हैं. तो उसकी प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे और वो भी बताएंगे कि कैसे आप अच्छे डायग्राम बना सकते हैं. हालांकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में बनाना नहीं है, बट फॉर इन फ्यूचर आपकी हेल्प हो जाएगी. और ऑल्सो उन डायग्राम्स पे लेबलिंग आप सीख जाएंगे. लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर होते हैं, वो सारी चीजें इस जो डायग्राम रिलेटेड सेशन होंगे वहां पे आप प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए. नेक्स्ट, चैप्टर वाइज क्विजेज होंगे. जैसे कि अभी हमने देखा हमारे सिलेबस में लगभग 9 से 10 चैप्टर हैं, तो 9 to 10 चैप्टर, हर एक चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे उसके क्विजेज होंगे. अगर हमने आधा चैप्टर कंप्लीट किया है तो हाफ चैप्टर का क्विज होगा. कंप्लीट 1 चैप्टर हो गया है तो उसके क्विजेज होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली रहे. एक डेडिकेशन और कंटिन्यूटी रहती है तो बहुत हेल्प होती है टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, तो वो मेंटेन रहे. लास्ट वी हैव मॉक एंट्रेंस टेस्ट. तो जैसे ही आपके एग्जाम की डेट अनाउंस होंगे तो उससे कुछ एक आधे महीने पहले हम आपके मॉक एंट्रेंस टेस्ट कराने स्टार्ट कर देंगे, जहां पे आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर्स की. साथ में टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे. तो मॉक एंट्रेंस टेस्ट आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा. मॉक एंट्रेंस टेस्ट एक हम सैंपल क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको उनको डील करना चाहिए. तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. तो मैं पहले ये बता दूं किस चैप्टर का, ये आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर का है. लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन यूनिट का है. क्वेश्चन ये है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टोमेटा का फंक्शन नहीं है. फॉल्स स्टेटमेंट बेसिकली ढूंढना है आपको. एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये है. स्टोमेटा ही एक ऐसी ओपनिंग है लीफ में जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट,
ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब पानी वेपर के फॉर्म में प्लांट से रिमूव होता है। और रिमूव कहाँ होगा? जहाँ पे ओपनिंग होगी, और ओपनिंग तो स्टोमेटा ही है, तो ये भी स्टोमेटा का फंक्शन है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता है। उसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए, आपको लाइट चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और आपको क्लोरोफिल चाहिए। वहां कहीं स्टोमेटा का कोई रोल नहीं है। तो नेक्स्ट, रेगुलेटिंग वाटर लॉस। एज आई सेड, ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस हो रहा है। अगर स्टोमेटा क्लोज हुआ तो लॉस कम होगा, और स्टोमेटा ओपन हुआ तो लॉस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी स्टोमेटा का फंक्शन है। तो इनमें से जो दिख रहा है वो है फोटोसिंथेसिस, जो कि स्टोमेटा में, इसमें स्टोमेटा का कोई रोल नहीं है क्योंकि बाकियों में है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज photosynthesis, because in photosynthesis we require only 4 things, not stomata. Now next sample question ma'am will explain you. Okay, the next question is which among the following is known as amphibians of the plant kingdom? सबसे पहली बात, ये कौन से चैप्टर का हिस्सा है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्लास 9th का एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल और प्लांट ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, अब एम्फीबियंस के बारे में हमने एनिमल्स में जरूर पढ़ा है, एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। दीज आर एनिमल्स जो कि लैंड को और वाटर को दोनों को ही हैबिटेबल कंडीशन में या इनहैबिट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? प्लांट किंगडम में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनको हम एम्फीबियंस बोल सकते हैं, जिनके लिए लैंड और वाटर दोनों ही हैबिटेबल है? वेल, दैट ग्रुप इज ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स एक्चुअली तो लैंड प्लांट्स होते हैं, बट ये मॉइस्ट शेडी एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो इनका गैमीट ट्रांसफर विदाउट वाटर नहीं हो सकता। तो इनके लिए एक्चुअली लैंड और वाटर दोनों ही इंपॉर्टेंट हुआ, जस्ट लाइक एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम। इसीलिए ब्रायोफाइट वाला जो ग्रुप है इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स या ये चैप्टर जो है वो बहुत थ्योरेटिकल है, लेकिन अगेन इसमें भी जो स्किल है वो एनालिटिकल स्किल, कि आप एनालिसिस करो एक ग्रुप का एंड उसके थ्रू आंसर्स निकल रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू टीच यू दैट ऑल्सो, वी आर गोइंग टू इंस्टिल कॉन्सेप्ट्स इन यू इन अ वे कि आप उसके बारे में सोच सको, उसको रिलेट कर सको इधर उधर के चैप्टर्स से, और इन जनरल जो आप डे टू डे देखते हो उससे। फर्दर मैम, नाउ टिप्स फॉर सक्सेस, कि कैसे आप सक्सीड कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले मेक शॉर्ट नोट्स फॉर डेफिनेशन ऑल्सो मैं कहूंगी, अगर कोई ऐसे टॉपिक है जहां एग्जाम्पल और एक्सेप्शंस हैं तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं जब आप रिविजन करने चलते हैं, आपका टाइम सेव करते हैं। अगर एक चैप्टर को आपने इनिशियली स्टार्ट किया और उसको 1 हफ्ता लगा, तो शॉर्ट नोट को जब लेके बैठ के आप रिवाइज करेंगे तो विद इन 2 डेज आप कर लेंगे उस चैप्टर को। तो फॉर रिविजन पर्पस ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट ऑफ डेफिनेशंस, ऑफ एक्सेप्शन पॉइंट, ऑफ एग्जाम्पल्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट, फोकस ऑन एनसीईआरटी कीवर्ड्स। एनसीईआरटी के कीवर्ड्स जो होते हैं, जो साइड में बॉक्सेस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, नॉलेज फैक्ट्स होते हैं, उन हर एक चीज पे फोकस करना है और एक एक लाइन पे फोकस करना है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्या कहना चाह रही है। एनसीईआरटी में एक बहुत ही कंसाइज बुक है जिसमें एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन वो बहुत कम लाइन में आपको क्या बोलते हैं प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसको कैसे इनहांस करके कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ेंगे मल्टीपल्स टाइम तो आपको समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़नी है। थर्ड, रिवाइज फ्रीक्वेंटली इन स्मॉल चंक्स। जो रिविजन है वो कैसे करना है, एवरीडे करना है और हर चीज का करना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम आपको बायो पढ़ा रहे हैं, मतलब वी एंड लुबना मैम आर गोइंग टू टीच बायो, बट आपको तो सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो हर दिन हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। अब रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे तो सबको कवर कर लेंगे, लेकिन अब एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ जाएंगे तो फिर एक ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा और एक ही पे फोकस करेंगे। बट फॉर क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जाम, 1 सब्जेक्ट इज नॉट एनफ, यू रिक्वायर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड यू रिक्वायर गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो छोटे छोटे बिट्स में आप रिविजन डेली करते रहिए। अटेम्प्ट टाइम्ड क्विजेस। अब जो क्विज, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है और लिमिटेड 1 आवर टाइम पीरियड में है, तो आप जब प्रैक्टिस करें, मॉक दे, तो
टाइमर साथ में रख के करें। आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है आपको पेपर को फिनिश करने में। अगर आप 1 घंटे से ऊपर सक्सीड कर रहे हैं, मतलब आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, और 1 घंटे से कम में करें देन इट इज फाइन। तो टाइम कैसे मैनेज करना है उसके लिए मल्टीपल क्विजेस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं। तो ये अगर चीजें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम एंड यू आर गोइंग टू एंटर द AMU यूनिवर्सिटी। So, the journey for this preparation will begin soon. मैम, डेट रिवील कर दें? डेट रिवील कर देते हैं क्योंकि बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, वो ज्वाइन करना चाहेंगे। Okay, so we are launching on 2nd of October. डेट अपने दिमाग में डाल लीजिए, इसको भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको वापस आना है इस डेट को, लॉन्च डेट को, एंड यू आर गोइंग टू गेट टू नो कि कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, सिलेबस कैसे कंप्लीट होने वाला है, हर सेशन में हम आपको क्या क्या चीजें बताने वाले हैं, सब जानकारी आपको 2 अक्टूबर को मिल जाएगी। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, हमारे इस जर्नी में ज्वाइन करना चाहते हैं और 11th एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको जो भी क्वेरीज है या जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पे आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। सो वी आर वेटिंग फॉर यू ऑल, डू बी प्रेजेंट ऑन 2nd of October. Till then, this is Lubna ma'am and me, Rafat Khan, signing off, and see you on 2nd of October. Thank you everyone.